हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल शिक्षा में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर नेम इज द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इस पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें अब जो हमारा टॉपिक अब ये नेक्स्ट ये था कि अब इमरजेंसी का हमने सब कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के बाद, आपातकाल के बाद की राजनीति। तो इसमें इंट्रोडक्शन हम करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में द 1977 इलेक्शंस टर्न इनटू द रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है बच्चों? रेफरेंडम का मतलब होता है कि एक क्या है, जनमत संग्रह हो गया। यानी कि अब जो इलेक्शंस होंगे ना, इलेक्शन जो होंगे वो आपातकाल के अनुभव के, यानी कि इमरजेंसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे होंगे। और जो जनता होगी वो अपना क्या देगी? रेफरेंडम देगी। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत देना। द अपोजिशन फॉट द इलेक्शंस ऑन द स्लोगन ऑफ सेव डेमोक्रेसी। देखिए जितनी भी पार्टियां अब इकट्ठी हुई है ना, जो एक अब जनता पार्टी बनी है, वो एक नारा देंगे। उस नारा का नाम क्या होगा? सेव डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र बचाओ। इस जो स्लोगन दे रहे हैं इसी के बेसिस पे वो इलेक्शंस लड़ेंगे। अब इलेक्शन होगा 1977 का। इन जनवरी 1977 आफ्टर द 18 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी, यानी कि 18 महीने की इमरजेंसी के बाद अब सरकार क्या है? सरकार कौन सी है? अभी भी ये समझ लो सरकार अभी इंदिरा गांधी की ही है, क्योंकि अभी इलेक्शंस नहीं हुए। तो सरकार 18 महीने की इमरजेंसी के बाद अब क्या कराने वाली है? इलेक्शंस कराने वाली है। द मेजर अपोजिशन पार्टीज हैड ऑलरेडी बीइंग, देखिए इमरजेंसी के टाइम में ही जितने भी अपोजिशन पार्टी थी वो सब क्या कर चुके थे? अपने मतलब एक दूसरे के करीब आ चुके थे, करीब आ रहे थे। नाउ दे केम टुगेदर ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द फॉर्म। देख इलेक्शंस के पहले ही वो सब एक साथ आते हैं और एक पार्टी बनाते हैं, जनता पार्टी। कौन सी पार्टी बनाते हैं बच्चों? हिंदी वाले बच्चों, जनता पार्टी का वो गठन करते हैं। और इसकी जो लीडरशिप होते हैं वो किसकी लीडरशिप वो एक्सेप्ट करते हैं? जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण का क्या करते हैं? वो लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि जनता पार्टी तो बनी है लेकिन उसका लीडर कौन होगा? जयप्रकाश नारायण होंगे, लीडर होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी थी। सम अदर कांग्रेस लीडर, और कुछ और कांग्रेस लीडर भी थे जो कांग्रेस में थे, उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ जगजीवन राम। यानी कि जगजीवन राम ने अपनी अलग पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, और ये बाद में क्या करती है? जनता पार्टी के साथ ही ये मिल जाती है। ठीक है, यानी कि कुछ कांग्रेस के नेता भी थे, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम क्या है? लोकतंत्र के लिए कांग्रेस। और उसके लीडर कौन थे? जगजीवन राम थे, उसको हेड वो कर रहे थे। और ये पार्टी बाद में क्या हो जाती है? जनता पार्टी में ही मर्ज या मिल जाती है। इट्स कैंपेन वाज फोकस्ड ऑन द नॉन डेमोक्रेटिक। देखिए जो अब ये जो जनता पार्टी बनी है ना, इसका फोकस ये होगा जो आपातकाल के द्वारा, यानी कि इमरजेंसी टाइम में जो भी नॉन डेमोक्रेटिक चीज़ें जो हुई हैं, यानी कि गैर लोकतंत्र तांत्रिक जो चीज़ें हुई हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जो हुई है, असंवैधानिक चीज़ें जो हुई है, उसके खिलाफ क्या था? ये जो उसके खिलाफ एक तरह से मान लो कि अब ये इनके अगेंस्ट में ही चुनाव लड़ेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी वॉज द डिबेट। यानी कि देखिए पहली बार होगा जो 1977 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी हारेगी। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी को कितने सीट मिलेंगी? 154 मिलेंगी। और 330 सीटें किसको मिलेगी? जनता पार्टी की अलायंस को साथ जो भी हैं उनके, यानी कि जनता पार्टी और उनके साथ जितनी भी पार्टियां उन सबको मिलेगी। और अकेले जनता पार्टी को कितनी मिलेगी? 295 सीट्स। यानी कि जो मेजोरिटी है 245 का हाफ जो होगा उसकी मेजोरिटी 272 से प्लस हो गए। तो अकेले ही अगर जनता पार्टी के कोई अगर साथ कोई दूसरी पार्टी होती भी नहीं तो अभी वो क्या कर सकते थे? सरकार आराम से बना सकते थे। या नीचे लिखा हुआ है बच्चों, आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी भी क्या करती है? डिफीट हो जाती है रायबरेली से। उसके जो बेटा होता है संजय गांधी, वो अमेठी से क्या होते हैं? हार जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, हिंदी वाले बच्चे भी। इंदिरा गांधी की हार हो जाती है रायबरेली से, और अमेठी से उनके छोटे बेटे जो बेटे होते हैं संजय गांधी, वो हार जाते। कांग्रेस रिटेन्ड मैनी सीट्स इन द महाराष्ट्र। लेकिन देखिए
अब जो इमरजेंसी का इम्पैक्ट जो पड़ा है ना, जो प्रभाव पड़ा है, वो कहाँ पड़ा है, वो भारत के जो नॉर्थ वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, नॉर्थ वाला जो हिस्सा है ये वाला, जिसके अंदर यूपी है, पंजाब है, यूपी वाला एरिया है, दिल्ली वाला एरिया है, ठीक है, कुछ एरिया पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, ये नॉर्थ वाले, बिहार है, ये जो मध्य प्रदेश वाले जो एरिया है यहाँ पर पड़ा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में की अगर हम बात करें, गुजरात की बात करें, उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर इतना, या साउथ के स्टेट की बात करें, यहाँ पर इमरजेंसी का इतना प्रभाव नहीं पड़ा था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे क्या कर पाई, वहाँ पर अपनी कुछ सीटें बरकरार रख पाई, ठीक है। पॉइंट 9 है, द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी वॉज नॉट फेल्ट इक्वली इन दोस, ये हम पढ़ चुके कि भाई सब जगह एक जैसा इफेक्ट नहीं पड़ा था किसका, इमरजेंसी का। द फोर्स्ड रीअलोकेशंस एंड डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशंस वर मोस्टली कंसिडर्ड इन द नॉर्थर्न। देखिए नॉर्थर्न जो स्टेट होंगे ना, यानी कि जो हमारे कौन से उत्तर वाले क्षेत्रों, जो अभी हम ऊपर उत्तर वाले क्षेत्र की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे यूपी वाली क्षेत्र की, दिल्ली वाले क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, यहीं पर क्या हुई थी, लोगों को उजाड़ा गया था, ठीक है, नसबंदियां कराई गई थी, यहीं इन्हीं लोगों ने, यहाँ के लोगों ने ज़्यादा अनुभव किया था, ठीक है। तो द मिडल 11th पॉइंट है, द मिडल क्लास फ्रॉम नॉर्थ इंडिया और बिगिनिंग टू मूव अवे। अब तक क्या करेंगे, जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग होंगे वो कांग्रेस पार्टी से दूर होना स्टार्ट कर देंगे, और एक ऑल्टरनेटिव पार्टी, मतलब उनके अलग एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा। कौन सी पार्टी लेगी, वो जनता पार्टी लेगी, क्योंकि अब सब तो नाराज हो गए किससे, कांग्रेस पार्टी से, तो अब उसका स्थान कौन लेगा, उसका स्थान लेंगी जनता पार्टी, ठीक है। एक मंच, ये लिखा ना यहाँ पे, एक साथ आने का मंच बन गई क्या, जनता पार्टी। अब देखो बच्चों, ये जो जितने भी आपके टॉपिक है ना, ये जनता गवर्नमेंट आपका टॉपिक है, आपको पता है, ठीक है, जनता गवर्नमेंट है, लेगेसी है, ये जितने भी टॉपिक है ना आपके, इनमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जैसे जनता पार्टी का गवर्नमेंट है, जनता गवर्नमेंट जो एक टॉपिक है आपका बुक के अंदर, सीक्वेंस में ही है सारे टॉपिक आपके। तो व्हाट वर द रीजंस विच लेड टू द मिड टर्म इलेक्शंस 1980, यानी कि 1980 में इलेक्शंस क्यों कराने पड़े, जनरल इलेक्शंस क्यों कराने पड़े, जनता पार्टी का टॉपिक है। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट दैट केम इनटू द पावर 1970 इलेक्शंस वाज फार फ्रॉम द कोहेसिव, यानी कि देखिए जनता पार्टी बना तो लेते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, कभी भी एकजुट वो नहीं रहती है, ठीक है। आफ्टर द इलेक्शंस देयर वाज अ स्टिफ कंपटीशन होता है, किन किन के बीच में होता है, कंपटीशन होता है, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए मोरारजी देसाई में, चरण सिंह में और जगजीवन राम में। मोरारजी देसाई कौन होते हैं, राइवल होते हैं, यानी कि सबसे बड़े प्रतिद्वंदी होते हैं किसके, इंदिरा गांधी के, 1967 से लेकर 66 से 67। और चरण सिंह कौन होते हैं, भारतीय लोकदल के फार्मर्स लीडर होते हैं। और जगजीवन कौन होते हैं, इनको कांग्रेस गवर्नमेंट में कैबिनेट में काम करने का एक्सपीरियंस भी पहले से ही था। तो इन तीनों के बीच में क्या होता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए, पीएम बनने के लिए क्या होती है, एक होड़ मची होती है कि तीनों में से पीएम कौन बनेगा। लेकिन पीएम कौन बनते हैं, पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई, ठीक है। तो मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बट डिड नॉट ब्रिंग द पावर स्ट्रगल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो बन जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कलह जो होती है, जो ये प्रॉब्लम चल रही है, इन्हें ठीक नहीं होती। जनता पार्टी क्रिटिसाइज, यानी कि जनता पार्टी को ना आलोचना करने वाले भी होंगे, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि इनके पास है ना लैक्ड डायरेक्शंस और लीडरशिप ए कॉमन प्रोग्राम, यानी कि इनके पास है ना कोई डायरेक्शंस देने वाला नहीं है, इनको लीड करने वाला, इनको कोई दिशा देने वाला नहीं है, इनको कोई लीड करने वाला नहीं है, नेतृत्व करने वाला नहीं है, ना इनके पास कोई ऐसा कोई कार्यक्रम है। ये जनता पार्टी की आलोचना हो रही है। जनता पार्टी गवर्नमेंट कुड नॉट ब्रिंग अबाउट अ फंडामेंटल चेंज, मतलब इन्होंने कोई ऐसा चेंज नहीं किया जो कुछ अलग से हो, इन्होंने सिर्फ कांग्रेस की जो पुरानी जो नीतियाँ थी उन्हीं को ही क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड कर रहे थे, उन्हीं को चला रहे थे। जनता पार्टी स्प्लिट गवर्नमेंट एंड विच वॉज लेड बाय मोरारजी देसाई लॉस्ट। देखिए जनता पार्टी क्या होगी, टूट जाएगी, यानी कि जगजीवन राम वगैरह अपना समर्थन वापस ले लेंगे, तो क्या होगा, जनता पार्टी टूट जाएगी। और लगभग जनता पार्टी कितने महीने चलेंगी, 18 महीने ही चलती है, ठीक है। फिर एक दूसरी सरकार बनेगी, किसके लीडरशिप में, चरण सिंह के लीडरशिप में दूसरी सरकार बनेगी, ठीक है। और सपोर्ट कौन देगा, कांग्रेस पार्टी। अब देखो कांग्रेस पार्टी ने दिमाग क्या कर चलाया, चरण सिंह को भड़का दिया। चरण सिंह क्या करेंगे, चरण सिंह को लॉलीपॉप दे दिया, और लॉलीपॉप ये दिया कि भैया हम आपको क्या करेंगे, समर्थन देंगे, क्या करेंगे, हम आपको समर्थन देंगे, आप क्या करो, अपना समर्थन वापस ले लो मोरारजी देसाई से, ठीक है। बट
कांग्रेस पार्टी लेटर डिसाइड टू विड्रॉ इट्स सपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने पहले बोला हम आपको सपोर्ट देंगे, लॉलीपॉप दिया था, लेकिन वो बाद में क्या करेंगे, उस लॉलीपॉप को वापस ले लेंगे। और इस तरह से कांग्रेस जो चरण सिंह की जो गवर्नमेंट जो बनी थी ना, वो कितने महीने चलती है, वो सिर्फ 4 महीने ही चल पाती है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का दिमाग देखा बच्चों आपने। चलिए, फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस वर हेल्ड इन जनवरी, दोबारे अब इलेक्शंस होते हैं जनवरी 1980 में। और कौन जीत जाती है, डिफेक्ट हो जाती है सारी जनता पार्टी। और 1977 में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दूसरी पार्टियों का सफाया किया था, 1980 में भी वैसा ही वो कारनामा कर पाती है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी नियरली रिपीटेड इट्स विक्ट्री, जो 1971 में जैसे वो जीते थे वैसे ही इन्होंने रिपीट कर दिया। कांग्रेस 353 उसमें सीट जीत जाती है, किसमें, 1980 के इलेक्शन जो हुए थे उसमें। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया, और नेक्स्ट टॉपिक भी आपका क्या बन गया, क्वेश्चन ही बन गया। क्वेश्चन ये बना, लेगेसी आपका एक टॉपिक है बुक के अंदर, आपने देखा होगा लेगेसी, यानी कि जनता पार्टी की लेगेसी क्या है। जनता पार्टी आई तो उसने अपने पीछे विरासत क्या छोड़ी। ठीक है, तो द कांग्रेस पार्टी नाउ आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद द पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। देखिए, पहले से ही कांग्रेस पार्टी अपने आप को क्या बताना शुरू कर चुकी है कि हम ही एक ऐसे लोग हैं जो कि कोना सोशलिस्ट है और प्रो पुअर पार्टी के हैं, यानी कि हम गरीबों को क्या करते हैं, गरीबों के समर्थन में हैं। कौन दावा कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी बताना चाह रही है। मतलब कोई गरीबों के लिए अगर कोई काम करती है तो कांग्रेस पार्टी, जैसे गरीबी हटाओ नारा दिया इंदिरा गांधी ने, तो लेकिन अब होगा क्या, होगा ये, जब कांग्रेस पार्टी इसकी जनता पार्टी जब बनी थी ना, तो एक मुद्दा था, इशू ऑफ वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड कास्ट ऑल्सो बिगेन इन द डोमिनेट पॉलिटिक्स सिंस 1977 में। यानी कि 1977 में जब जनता पार्टी आती है तो एक मुद्दा है ना, क्या होता है, आगे आने मुद्दा सामने आता है, वो आता है पिछड़ी जाति को कल्याण के लिए। पिछड़ी जाति का मतलब है एससी और एसटी को तो मिल गया, लेकिन और भी ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जिनको अभी क्या मिलना चाहिए, आरक्षण या रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो कौन है, ओबीसी। अब कौन आएंगे, ओबीसी। तो ये ओबीसी का मुद्दा जो स्टार्ट हुआ है जनता पार्टी की एक लेगेसी है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, अगेन द नॉर्थन स्टेट इलेक्टेड कांग्रेस गवर्नमेंट विच लीडर्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट टू प्लेड, यानी कि नॉर्थन स्टेट के अंदर जो बैकवर्ड कास्ट के जो लीडर थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या हुआ, रोल प्ले किया। बैकवर्ड कास्ट के लीडर कौन होंगे, जो नीची जातियों के समर्थन में जो वो होंगे ना नेता लोग, वो क्या करेंगे, पिछड़ी नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ही। जितनी भी उत्तरी राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार चुनी जाएंगी, यानी कि नॉन कांग्रेस जहाँ पे सरकार होंगी, तो वो सरकार एक में रोल कौन प्ले कर रहा होगा, जो पिछड़ी जाति के यानी कि बैकवर्ड क्लास के जो कौन होंगे, लीडर होंगे, वही कर रहे होंगे। द इशू ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल बिहाइंड द फॉलोइंग दिस द मंडल। अब देखो जनता पार्टी क्या कर जाती है, मंडल कमीशन क्या कर दी है, मंडल कमीशन एस्टेब्लिशमेंट अपॉइंट कर जाती है जनता पार्टी। अब मंडल देखो, जब किसी का भी अगर कमीशन अगर इस्टेब्लिश होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब उसके पास के ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर रिसर्च होगी कि भाई और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका देखो ये टॉपिक भी है और क्या है, क्वेश्चन भी बन गया ये वाला। अब ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया और नेक्स्ट ही हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन भी आ गया, जिसमें इमरजेंसी जैसे क्वेश्चन है, इमरजेंसी अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, यानी कि क्या जो इमरजेंसी थी वो एक संवैधानिक संकट भी था और एक राजनीतिक संकट भी था। संवैधानिक संकट तो हमें पता ही था, आर्टिकल 38 सॉरी अमेंडमेंट 38, 39 और 42 ऐसे अमेंडमेंट किए जिन्होंने जनता पार्टी ने क्या किया, बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इनको सबको री अमेंडमेंट कर दिया, हटा दिया, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे ना, इसलिए। तो द इमरजेंसी एंड द पीरियड ऑफ द अराउंड इट कैन बी डिस्क्राइब एज द पीरियड ऑफ, सही बात है कि इमरजेंसी का जो टाइम है वो क्या है, एक संवैधानिक संकट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के रूप में जाना जाता है। बिकॉज इट हैड इट्स ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बैटल ओवर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट। देखिए इस समय पे हुआ क्या, इमरजेंसी के टाइम पे यही हुआ कि भैया न्यायपालिका का क्या काम है। ठीक है, न्यायपालिका और संसद के क्या काम है, क्या न्यायपालिका संसद के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है, नहीं कर सकती। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। ऑन द अदर हैंड इट वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस भी एक क्या था, पीरियड था। कैसे था पॉलिटिकल क्राइसिस, क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल तो हमें समझ में आ गया कि उन्होंने अमेंडमेंट कर दिए थे 38, 39, 42, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस इसलिए हुआ क्योंकि देखो जो कांग्रेस पार्टी थी ना वो मेजोरिटी में थी ऑलरेडी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में थी वो। ठीक है,
लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या कर दिया, इमरजेंसी लगा दी कि इन्होंने भी सस्पेंड, उसके बावजूद भी दे आर डिसाइडेड टू सस्पेंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी कि उन्होंने ये सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, मतलब इमरजेंसी लगा दी इन्होंने। क्यों किया? आपके तो मेजोरिटी में थे ना, आपकी तो कोई दिक्कत थी नहीं, आपको कोई ऐसा चैलेंज कोई कर ही नहीं रहा था। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माताओं को भरोसा था कि सभी राजनीतिक दल मूल रूप से देखो इमरजेंसी के टाइम में सारी पावर किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती है। तो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भी यही पता था कि भैया अगर इमरजेंसी के टाइम सारी पावर उनके पास चली जाएगी तो वो ये सोचते थे कि इन पावर का वो गलत यूज़ नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी ने वो सब हुआ या किया। ठीक है, even that during the emergency when the government would extraordinary powers still became the norms of the rule of the law। या देखिए अब अभी क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि अलग से, मतलब इतनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करेगी तो वह कानून के शासन के मानदंडों के भीतर होगी। यानी कि अब देखो, जब भी सरकार अब ऐसा करेगी तो उनको ना पता, मतलब उसके ऊपर जुडिशरी काम करनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि इमरजेंसी लगा दी आप कुछ भी कर दोगे, जिसको भी जिस मर्जी के लिए। अब जो कस्टडी के टाइम में जो राजन की डेथ होती है ना, तो मतलब वो बंदा जो था पर्सन वो मर ही गया। दिस एक्सपेक्टेशंस लेड टू द वाइड एंड ओपन एंडेड पावर्स गिवन टू द गवर्नमेंट। हमें पता है कि इमरजेंसी के टाइम में भैया ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इमरजेंसी के टाइम में अगर सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार सारी अगर पावर चली जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे। दीज वर द अब्यूज ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि इस मतलब इमरजेंसी के टाइम में इनका क्या हुआ, मिस यूज़ किया हुआ, यानी कि इनका दुरुपयोग हुआ। तो इमरजेंसी जो टाइम हुआ ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हो गया और एक पॉलिटिकल भी क्राइसिस हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल तो हो गया क्योंकि 38, 39 और 42 अमेंडमेंट किए उन्होंने, और पॉलिटिकल इसलिए हुआ कांग्रेस पार्टी लीडर मतलब मेजोरिटी में होने के बाद भी उन्होंने क्या करा, इमरजेंसी लगा दी। अब हमारे जो आपके जो टॉपिक ये क्या हुए हैं, ऐड ऑन हुए हैं, जिसमें आपके कौन है, जयप्रकाश नारायण है, दीनदयाल उपाध्याय है और राम मनोहर लोहिया है। ठीक है, तो हम पहले जयप्रकाश नारायण को डिस्कस करते हैं। जेपी इज़ द बेस्ट नोन फॉर द 3 कंट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाते हैं, यानी कि उन्होंने 3 महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिसके में पहला है फाइट अगेंस्ट करप्शंस, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करेंगे वो, और सामुदायिक समाजवाद का सिद्धांत और संपूर्ण क्रांति। ये 3 उन्होंने काम किए हैं इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, फाइट अगेंस्ट करप्शंस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सोशलिज्म एंड संपूर्ण क्रांति। ठीक है, नारायण वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर अगेंस्ट, सबसे पहले मतलब जो एक प्रमुख नेता थे, किसके अगेंस्ट जो थे, वो करप्शंस के अगेंस्ट थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इंस्पायर्ड, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले से ही वो इन सब चीज़ों के टाइम में ही करप्शंस के अगेंस्ट थे। और हमें पता है कि जब गुजरात और बिहार में जो मूवमेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे करप्शंस भी था, तो उस मूवमेंट को जेपी क्या करते हैं, लीड भी करते हैं। हिज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सोशलिज्म व्यूज इंडिया, देखिए इनका जो मेन जो फिलोसफी है ना, वो किस बेस पे है, कम्युनिटेरियन सोशलिज्म। व्यूज इंडिया एज अ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी, ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो है ना, इंडिया एज अ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी, यानी कि जो इंडिया जो बना है वो बहुत सारे कम्युनिटीज़ के मिलकर क्या बना है, सोसाइटी बना है। यानी कि छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं जिसको मिलकर एक क्या बना है, इंडिया बना है। ये छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को इम्पोर्टेंस दी है इन्होंने, और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रू फेडरेशन बोलते हैं। फेडरेशन का मतलब होता है संघ। संघ का मतलब ये नहीं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई, छोटी छोटी कम्युनिटी के ऊपर ज़्यादा क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, समुदाय, क्षेत्र और राष्ट्र के 3 प्रमुख, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो सामुदायिक समाजवाद में जो उनके सिद्धांत जो है, उन्होंने में क्या बोला है कि समुदाय, क्षेत्र और राष्ट्र के 3 प्रमुख परतों वाले समुदाय के समाज के रूप में देखते हैं, उसे सच्चा संघ बताते हैं। यानी कि ये जो बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, इंडिया एज अ सोसाइटी कम्युनिटी विद द 3 की प्लेयर्स, कौन कौन से हैं, कम्युनिटी होगी, रीजन होगा, रीजन का मतलब रिलीजन नहीं, रीजन का मतलब एरिया, क्षेत्र होगा, कम्युनिटी छोटी होगी, रीजन बड़ा होगा, फिर होगा एक राष्ट्र, फिर होगा एक राष्ट्र। यानी कि ये इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कम्युनिटी जो है ना छोटी, इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फिर एक रीजन बनता है, फिर एक राष्ट्र बनता है, राष्ट्र का मतलब होता है देश बनता है। ठीक है, इनके ऊपर इन्होंने काम किया है।
JP ही was also famously advocated transformation of Indian society state through the संपूर्ण क्रांति। यानी कि देखिए संपूर्ण क्रांति के ऊपर इन्होंने फोकस दिया है। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है? सब चीज़ों को बदल देना, इकोनॉमिकली आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, पॉलिटिकली चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए इसको संपूर्ण बोला है। संपूर्ण का मतलब टोटल। इम्पैसिस मोरल कल्चरल, ये आ गया ना, कल्चरल आ गया, इकोनॉमिक आ गया, पॉलिटिकल, एजुकेशन, इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हमें सब चीज़ों में क्या करनी पड़ेगी? चेंजेस करने पड़ेंगे। यानी कि हमें नैतिकता में, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा, परिस्थिति, यहाँ पे कॉमन लगाना बच्चों सभी, इनमें क्या करने पड़ेंगे? चेंजेस करने पड़ेंगे। इसी को इन्होंने क्या बोला? टोटल रिवोल्यूशन। दीज एसेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नायर रिवॉल्व्स अराउंड द मैन। देखिए इन्होंने इंपॉर्टेंस किसको भी दी है? कम्युनिटी के साथ मैन को भी दी है, ठीक है, जो कि एक अन्य क्या करता है? कैटलिस्ट और चेंज इन द इंडिया। यानी कि देखिए जयप्रकाश नायर के अनुसार परिवर्तन का सार क्या है? मनुष्य ही के, मतलब कोई भी चेंजेस हो रहा है तो वो किसके थ्रू होता है? मैन, जो पर्सन, जो व्यक्ति है उसके अनुसार। यानी कि व्यक्ति के भी ये फोकस कर रहे हैं। दूसरे हमारे जो फिलोसफर ऐड ऑन हुए हैं वो हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। इनका जो इम्पोर्टेंट जो फिलोसफी है वो क्या है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे। तो दीनदयाल उपाध्याय वो जो फिलोसफर थे, सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो एक दार्शनिक भी हैं, समाजशास्त्री भी, अर्थशास्त्री भी है, राजनीतिज्ञ भी हैं, ठीक है। द फिलोसफी ऑफ प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, इनका जो फिलोसफी दी है उसका नाम क्या है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है। विच वॉज इंटेंडेड प्रेजेंट इन द इंडिजिनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल इन विच द ह्यूमन बींग्स रिमेन्स एट द सेंटर। देखो इन्होंने क्या बोला है? ये कह रहे हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये देखो ह्यूमनिज्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मानवता के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मानव के ऊपर। और इन्होंने विकास के जो, अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो उसमें एक सेंटर में किसको रखा है? ह्यूमन बींग को, एक व्यक्ति को ही रखा है इन्होंने सेंटर में, मानव को सेंटर में इन्होंने रखा है। ध्यान रखना कि जिसमें मानव विकास के केंद्र में रहता है, ठीक है। अब जो इन्होंने ये दिया है फिलोसफी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की, उसके एम क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि द एम ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज इंश्योर द डिग्निफाइड ऑफ एवरी ह्यूमन। यानी कि इंश्योर, डिग्निफाइड क्या होता है? उसका सम्मान क्या करता है? सुनिश्चित करता है। उद्देश्य यानी कि एकात्म मानवतावाद का उद्देश्य व्यक्ति और समाज की जरूरतों को संतुलित करते हुए प्रत्येक मनुष्य के सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करना है, ठीक है। यानी कि एक एक व्यक्ति की, एक कोई भी पर्सन हो, उसकी क्या क्या नीड्स हैं उसको ध्यान में रखना है। इट सपोर्ट सस्टेन्ड कंजप्शन। देखो सस्टेन कंजप्शन के ऊपर बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। यानी कि सस्टेन का मतलब है हमें इस तरह से यूजेस करना है जो कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी या पीढ़ियाँ भी उसको यूज कर सके, ठीक है। ये इन्हीं का ही पॉइंट है वाला यहाँ पे, सतत विकास इसको बोलते हैं, सतत उपभोग के बारे में। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इनहेंस नॉट ओनली पॉलिटिकली, यानी कि जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं है, वो क्या है? इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, इनसे भी संबंधित है, ठीक है। हिंदी में एकात्म मानवता न केवल राजनीतिक रूप में बल्कि आर्थिक, सामाजिक और लोकतंत्र और स्वतंत्रता को भी बढ़ाता है। एज इट सीक्स टू प्रमोट डाइवर्सिटी, इट द बेस्ट सूटेड फॉर द कंट्री एज द डाइवर्सिटी। यानी कि देखिए डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो भारत इतनी एक विविधताओं वाला देश है, तो इसके लिए क्या है? ये इम्पोर्टेंट है डाइवर्सिटी। द फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। यानी कि जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है उसका एम हमने पढ़ा था, और उसकी फिलोसफी क्या है? उसके 3 प्रिंसिपल है: प्राइमेसी ऑफ होल, सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा एंड ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। यानी कि प्राइमेसी ऑफ होल का मतलब है संपूर्ण की प्रधानता होनी चाहिए, और धर्म की सर्वोच्चता होनी चाहिए, और समाज की स्वायत्तता यानी कि सोसाइटी की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी सोसाइटी किसी के अंडर में नहीं होनी चाहिए। अब फिलॉसफी ऑफ इसकी दीनदयाल उपाध्याय की और क्या फिलॉसफी है? वो ये है कि पंडित दीनदयाल जी क्या करते हैं? अपोज करते हैं किसको? वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअल एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को। यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं वो क्या करते हैं? व्यक्तिगत पूंजीवाद और मार्क्सवाद, समाजवाद का भी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं या उनके विरोध में है।
तो अकॉर्डिंग टू द दीनदयाल उपाध्याय कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ऑन द कंसीडर टू द नीड्स ऑफ द, ये कह रहे हैं कि जो थ्योरी है ना पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, ये सिर्फ व्यक्ति के नीड्स के बारे में बात करता है, ठीक है। दे आर बेस्ड ऑन द मेटरलिस्ट पर्पस, ये सिर्फ किसके लिए, इंसान की ज़रूरत की पूरा करने के लिए बारे में ही बताता है, क्या, पूंजीवाद और समाजवाद। लेकिन और इम्पोर्टेंट होना क्या चाहिए, वो ये किस पे मतलब इम्फेसिस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज इक्वली कंसिडर्ड द इम्पोर्टेंट ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट, यानी कि एक पर्सन का अगर आपको कंप्लीट डेवलपमेंट करना है, पूरा उसका जीवन का विकास करना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आध्यात्मिक उसका होना बहुत ज़रूरी है। देखिए इन दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है वो स्वामी विवेकानंद से भी बहुत ज़्यादा क्या इंस्पायर है। बेसिक द फिलोसफी ऑफ द इंटीग्रल है कॉन्शियंस प्योर ह्यूमंस सोल टू बी कॉल चिट्ठी। देखिए इन्होंने ये लाइन है ना, चिट्ठी वाली जो पॉइंट है आपका ये वाला, जो चिट्ठी है, चिट्ठी में बेसिकली ये बताते हैं कि अगर मान लो एक तो हो गया नेशन, हमारा देश हो गया, एक हो गया हमारे पॉलिटिकल पार्टीज। तो इन्होंने बोला कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये सेकंड चीज़ है, यानी कि कभी भी नेशन, देश से बड़ा दल नहीं होना चाहिए, देश से बड़ी पार्टी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पार्टी सेकेंडरी चीज़ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इसके माध्यम से ही कि जैसे इसमें चिट्ठी के बारे में बताया कि अपने दर्शन को समग्र विवेक पर आधारित करते हुए शुद्ध मनुष्य को आत्मा को चिट्ठी गया, यानी कि जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए, प्योर साउल होना चाहिए। प्योर साउल का मतलब क्या है, शुद्ध आत्मा को ही इन्होंने क्या बोला है, चिट्ठी बोला है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय रिवाइज्ड क्लासेस कास्ट लेस कॉन्फ्लिक्ट इन फ्री सोशल, यानी कि देखो किसके ऊपर फोकस कर रहे हो, क्या नहीं होना चाहिए, क्लासेस नहीं होनी चाहिए, जाति नहीं होनी चाहिए, और सोशल सिस्टम एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम, यानी कि ऐसा सोशल सिस्टम होना चाहिए जिसमें कोई भी दंगे, ठीक है, ना हो, यानी कि जाति वर्ग के बारे में, जाति विहीन और संघर्ष मुक्त समाज की परिकल्पना की है किसने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने। अब हम डिस्कस कर रहे हैं राम मनोहर लोहिया, उनका जो मेन जो फोकस है वो किस पे है, सोशलिज्म पे है। तो चैम्पियन द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेटिक, ये इन्होंने मेन जो आइडिया दिया है ना वो किसके ऊपर दिया है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देखो सोशलिज्म क्या होता है और डेमोक्रेटिक क्या होता है, यानी कि देखो अच्छा क्या होता है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक मैं कम्युनिज्म की बात करूं और एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करूं, तो डेमोक्रेटिक में ना सभी जितने भी क्लास होंगी ना, जितने भी मतलब क्या बोलते हैं सोसाइटीज़ होंगी, है ना, उनको सबको ध्यान में रखा जाएगा, और एक ऐसा ये प्रोग्रेसिव माना जाएगा, ये अच्छा माना जाएगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो लोहिया जी जो है वो किस पे फोकस करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे। कंसीडर बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म आर इक्वल इररिलेवेंट, ये भी इन्होंने भी यही बोल दिया कि जो कैपिटलिज्म जो पूंजीवादी है और जो समाजवादी है, दोनों ही भारत के लिए क्या है, अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक का मतलब होता है संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने फिर हिज प्रिंसिपल, थर्ड पॉइंट है, हिज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हैज़ टू ऑब्जेक्टिव, यानी कि दो उद्देश्य होने चाहिए किनके, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के, यानी कि क्या बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद के। वो ये पहला, द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउसिंग एंड द नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन फ्रीडम। तो पहला इन्होंने बोला कि भैया लोकतंत्र समाजवाद के अंदर क्या उद्देश्य होंगे, पहला होगा कि भैया भोजन सबको मिले, आवास यानी कि सबको इनहेबिटेंस भी होनी चाहिए, मतलब उनको रहने के लिए जगह भी उसमें होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मतलब लोगों की बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता के रूप में गैर आर्थिक उद्देश्य, मतलब कहने का मतलब यह इन्होंने बोला है कि आर्थिक उद्देश्य है ना वो लोकतंत्र और स्वतंत्रता के बीच में नहीं आने चाहिए, मतलब फ्रीडम को और डेमोक्रेसी को, इनको दोनों को प्राइमेसी रखना है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को नहीं रखना। ऐसा ना हो कि आप इकोनॉमिक के चक्कर में आप ये दो चीज़ें भूल ही जाओ। कैसे भूल जाओगे, मान लो आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी है, तो ये थोड़ी ना है कि आप आदिवासी लोगों, इंडिजिनस पीपल के अधिकारों को कुछ करोगे या उनकी स्वतंत्रता छीन लोगे, है ना, उनका ध्यान रखना है। तो राम मनोहर लोहिया एक चीज़ और देते हैं, चौबुर्जा राजनीति, ये उनका क्या है, एक डॉक्ट्राइन एक तरह से इन विच ओपाइंस 4 पिलर्स बताते हैं, ठीक है, कौन कौन से, सेंटर है, रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है एंड विलेज, ठीक है। यानी कि ये जो चौबुर्जा जो राजनीति बताई ने, चौबुर्ज
यानी कि जो इनकी फिलॉसफी है, इनको बोल रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम में इन्होंने सबसे पहले किसको रखा है, विलेज को रखा है, छोटे से गांव को रखा है, ये रहा गांव। फिर उन्होंने ज़िले को रखा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को रखा है। फिर उन्होंने क्षेत्र को रखा, क्षेत्र का मतलब होता है रीजन, एरिया, उससे बड़ा होता है। फिर उन्होंने क्या रखा है, केंद्र रखा है या सेंटर में रखा है, ठीक है। केंद्र का मतलब केंद्र सरकार हो गई, एक तरह से इसको राज्य सरकार कह सकते हैं, जो हम बोलते हैं ना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो इन्होंने गांव को, यानी कि इन्होंने छोटी से छोटी इकाई के ऊपर भी ध्यान दिया है। जैसे हमने सबसे पहले जो पढ़ा था फिलोसफर को, उन्होंने भी ऐसी छोटी से छोटी यूनिट्स के ऊपर ध्यान दिया है, ठीक है। गिविंग कंसिडरेशन टू द अफर्मेटिव एक्शंस, लोहिया आर्ग्यूड दैट द पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस शुड नॉट बी, यानी कि कह रहे हैं कि अफर्मेटिव एक्शंस होते क्या हैं, जो रिजर्वेशन होते हैं, जो स्पेशल नीड्स वाले पर्सन को जो हम स्पेशल ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक कार्य जो भी कर रहे हैं, रिजर्वेशन वगैरह ये सब कुछ सकारात्मक कार्य में आते हैं। तो ये सिर्फ आप जो पिछड़े लोग हो ना उनको मत दो, ये कह रहे हैं कि उनके साथ साथ क्या देना है, गिवन टू द रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी कि जो धर्म के आधार पे माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक है, उनको भी सकारात्मक कार्यों में उनको भी लाभ मिलना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। 12th क्लास के स्टूडेंट को फॉरवर्ड करना ना भूले। थैंक यू सो मच।